लोग पूना पैक्ट विरोध धिक्कार दिवस मना रहे हैं। मेरे आने से पहले मेरे जो कई वक्ता साथी हैं उन्होंने पूना पैक्ट के बारे में विस्तार से अपनी जानकारियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। मैं इस अवसर पर बाबा साहब को नमन करता हूँ और मेरे यहाँ जितने साथी बैठे हुए हैं उनका अजाक्स की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मुझे आगे रख कर या आगे बढ़ने का मौका देते हैं। निश्चित ही अजाक्स एक अधिकारी कर्मचारियों और अनुसूचित जाति जनजातियों का एक सामाजिक संगठन है। एक व्यक्ति से कोई संगठन नहीं बनता। मैं इस अजाक्स का एक सिंबल हूँ और आप सब लोग मिलकर हम लोग अजाक्स चलाते हैं। जो महिला मोर्चा अजाक्स का बना है उसका भी मैं आभारी हूँ कि कुछ दिनों से काफ़ी सक्रियता उस मोर्चे में आई है और आज मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ कि हमारी कई जो महिला प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। निर्मला जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके और ये शुरुआत यहाँ पर की है। अन्यथा क्या होता था कि जब भी हमारी बैठकें होती थी तो अकेली निर्मला जी उपस्थित दिखती थी, बाकी कोई महिलाएं नहीं होती थी। देखिए साथियों, जब तक इस संगठन में युवा नहीं होंगे, महिलाएं नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे और सभी वयस्क नहीं होंगे तो ये संगठन लंबा नहीं चल सकता। संगठन अधिक पुराना नहीं है। 1992-93 में ये संगठन बना है और तब से लगातार ये संगठन आगे बढ़ता जा रहा है। कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि अगर ये संगठन की जरूरत क्या है, क्योंकि चुनी हुई सरकारें हैं, हमारे प्रतिनिधि भी वहाँ पर हैं, लोकसभा में भी हैं, लोग राज्यसभा अपने विधानसभाओं में भी हैं, पंचायतों में भी हैं, तो फिर जरूरत क्या है? उसका जवाब अगर मैं ढूंढता हूँ जरूरत का, तो जरूरत जो जवाब है वो पूना पैक्ट में मिल जाता है। क्योंकि पूना पैक्ट से हमारे जो साथी विधानसभाओं और लोकसभाओं में चुनकर जो जाते हैं उनकी इतनी मजबूरी होती है कि हमारे वो मुद्दे वहाँ पर उठा नहीं पाते। या विधानसभा का जब सत्र चलता है तो मुझे वहाँ पर बैठने का अवसर मिलता है। लोकसभा में भी मैं कई बार जाके वहाँ पर मैंने सुनने का अवसर मुझे मिला है। साथियों, जो हमारे वहाँ जो चुन के साथी जाते हैं वो अपनी बात, अपने समाज की बात वहाँ पर वो नहीं कर पाते हैं। उसका कारण कई हो सकते हैं। मुख्य कारण होता है कि पार्टी का जो अनुशासन है वो उनको बांधता है। लेकिन मेरा सोचना है कि वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस कारण से वहाँ पर वो जाते हैं उनको अपने समाज की बात वहाँ पर रखना चाहिए। अभी का एक ताज़ा उदाहरण है जिसमें कहते हैं कि एक उच्च स्तर की मीटिंग थी जिसमें हमारे ही वर्ग के मंत्री जी अपने समाज के बारे में कुछ बातें बता रहे थे। क्योंकि एक अनुशासन होता है, नाम यहाँ पर मैं नहीं ले सकता। जब वो अपनी बात कह रहे थे, अपने समाज का आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, तो उनको ये कहा गया कि आप इस पार्टी के एक कार्यकर्ता हो, अगर समाज के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो हमारे पास इस तरह के 1.5 करोड़ कार्यकर्ता हैं। हम उनसे राय ले लेंगे, आपसे राय लेने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह का व्यवहार हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ में होता है तो निश्चित ही दुख होता है। और साथियों, मैं ये कह सकता हूँ कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब खराब आदमी हैं, उनमें भी समाज के प्रति ललक रहती है। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की एक मीटिंग हो रही थी। उसमें हमारे समाज का जो मेंबर थे उनको इनवाइट नहीं किया। उस बैठक में आरक्षण की चर्चा होनी थी। जब उनको पता चला कि हो सकता है गलती से उनको इनवाइट नहीं किया होगा, वो पहुंच गए, तो आश्चर्य करेंगे कि उनको बैठक में घुसने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि चर्चा आरक्षण पे हो रही थी। और आरक्षण की चर्चा हो रही है और हमारा आदमी वहां पर नहीं हो तो क्या चर्चा हो सकती है, आप लोग विचार कर सकते हैं। मेरा कहने का आशय यही है
तो इस तरह की जो विसंगतियां सिस्टम में आई हैं उसका मुख्य कारण पूना पैक्ट है। बाबा साहब चाहते थे कि हमारे जो साथी हैं उनको इस तरीके का अधिकार मिले कि अपना प्रतिनिधि वो खुद चुने, जिसके ऊपर पार्टी का डंडा नहीं हो, पार्टी का अनुशासन नहीं हो, सिर्फ समाज का एक अनुशासन हो, तो वहाँ पर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन पूना पैक्ट के कारण से वो बात समाप्त हो गई। उस पूना पैक्ट में आरक्षण का अधिकार मिला, जिसमें कहा गया कि शुरू में 15 साल होगा, फिर जब संविधान बना तो 10 साल की बात हुई। उसी में सामाजिक स्तर पे शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात हुई, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हुई, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। साथ ही आश्चर्य की बात है कि पूना पैक्ट के बाद में जो राजनीतिक आरक्षण मिला उसका विरोध बहुत कम हुआ, या ये कह सकते हैं कि उसका विरोध नगण्य हुआ। कारण क्या हुआ? तो सबको ये लगता है कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत जो राजनीतिक लोग चुन के जाते हैं वो किसी के लिए खतरा नहीं। और जो विरोध किसका हो रहा है? विरोध हो रहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण है वो क्यों हो रहा है, पीएमटी में बच्चे क्यों जा रहे हैं, पीटी में क्यों जा रहे हैं, आईआईटी में क्यों जा रहे हैं, और सरकारी नौकरियों में अफसर क्यों बन रहे हैं। विरोध किस चीज का हो रहा है? और यही कारण है कि अजाक्स जैसे संगठनों को आगे आना पड़ रहा है। क्योंकि मैं सोचता हूं कि अजाक्स ठीक है, उतनी शक्तिशाली ताकत तो नहीं है, लेकिन इतनी ताकत जरूर है कि ये खलबली जरूर थोड़ी बहुत मचा देती है। और राजनीतिक व्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर ये संदेश चले जाए कि अजाक्स के माध्यम से इस समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हैं, तो ये बहुत बड़ा संदेश होता है। क्योंकि बाबा साहब ने जो मत देने का अधिकार हमको दिया है वो बहुत बड़ी ताकत है। मैं हर बार बोलता हूँ कि कई देशों का अगर आप इतिहास उठा के पढ़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से मत का अधिकार मिला था लोगों को। बहुत नोटंकियां होती थी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, जागीरदार समाज का होना चाहिए, तो ही उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें सभी को मताधिकार का अधिकार मिला, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का बंदा हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब का बंदा हो, सबको अधिकार बाबा साहब के माध्यम से मिले। ये बहुत बड़ा अधिकार है। अब आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि जो हमारे अजाक्स के साथी हैं, जो मेरे समाज के जो लोग हैं, इस मताधिकार का उपयोग सही तरीके से करें। होता क्या है कि जब चुनाव होते हैं तो एक गलत संदेश इस समाज में जाता है, और ये जाता है कि एक दिन पहले दारू बांटो, पैसे बांटो और वोट खरीद लो। अजाक्स का ये काम होना चाहिए, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हमारे जो सामाजिक दायित्व हैं उसके अंतर्गत हमको ये काम करना चाहिए कि हम जो हमारा वोट है वो किसी भी स्थिति में बिकाऊ नहीं है। ये संदेश हमको हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, हमारे जो मत देने वाले लोग हैं, उन तक हमको पहुंचाना है। साथियों, पिछले साल अपन ने सम्मेलन किया और उसमें काफी लोग इकट्ठे हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कुछ घोषणाएं करी कि आरक्षण बरकरार रहेगा। वो अलग बात है कि घोषणाओं की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है, और उसी का कारण है कि हम लोगों ने आज जो ज्ञापन यहाँ तैयार किया उसमें सभी चीज यही लिखी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम समय समय पर याद दिलाते हैं कि आप अपनी घोषणाओं को याद करिए और उनकी पूर्ति इस समाज के लिए भी करिए। तो साथियों, वो जो पिछली बार सम्मेलन हुआ था उसके बाद में अपन ने एक कार्यक्रम लागू किया था कि गांव चलो अभियान, जन जागरण अभियान अपन ने गांव गांव जाके शुरू किया था। हर ग्राम पंचायत में 10-10 मेंबर बनाना, उनसे बातचीत करना और जो सामाजिक उद्धार के मुद्दे हैं उस पर उनको जागरूक करना, ये हमने एक अभियान शुरू किया। इस साल जो निर्मला बहन ने अभियान शुरू किया है कि माताओं बहनों को जोड़ना, तो इस तरह के अभियान अजाक्स के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, अजाक्स के बारे में लोग क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना कि ये तो जो अधिक जो ऐसे लोग जो सरकारी नौकरियों में आ चुके हैं इनकी अब जबान ज्यादा चलने लग गई है ना। और जो गांव के लोग यही सोचते हैं भाई उनको क्या मिला। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में मुश्किल से 1.5-2% लोग हैं, बाकी 98% लोग तो हमारे कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना जो सुबह शाम मजदूरी करते हैं,
खेती बाड़ी करते हैं छोटी मोटी और अपना जीवन यापन करते हैं। आप लोग ये बताइए, क्या उनके सहयोग के बिना आजाद चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। उनका सहयोग बहुत जरूरी है कि हमका उनको सहयोग लेना ही चाहिए, और हमारे ये दायित्व बनता है कि उनका सहयोग हम उनसे मांगे। ये मत करिए कि भाई देखिए वो तो आते ही नहीं, हम क्यों उनके पास जाएं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके पास जाएं और उनसे सहयोग हम लोग समाज के विकास के लिए मांगे। देखिए सरकार के पास आपकी ताकत क्या है? क्या आपके 2% जो सरकारी नौकरी में वही ताकत है क्या? आप लोग बताइए कि क्या अगर सरकार ये सोच ले कि 2% लोग हैं जिनकी, अगर पूरे अपन देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग अपने 3 करोड़ लोग होते हैं, तो 3 करोड़ का 1% कितना होता है? एडवाइज कुछ लाख ही होते हैं ना। अगर उतने लाख लोग सरकार को वोट नहीं दें तो सरकार को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सरकार को परवाह आपकी नहीं है, सरकार को परवाह वो 40% वोटों की है जो हमारे समाज के लोग देते हैं उनको। इसलिए समाज के लोगों के बिना हमारा अस्तित्व क्या है? शून्य है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आज हम ये प्रण लें कि हम हमारे समाज के लोगों तक पहुंचे, उनको इस संघर्ष के साथ में हम लोग जोड़ें। मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो बाबा साहब को अभी तक लोग, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाबा साहब को लोग नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था। जब मैं बचपन में बड़ा हुआ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, और जब धीरे धीरे सुना कि हमारी जो कॉलोनी हुआ होती थी उसका नाम अंबेडकर नगर पड़ गया, तो मैंने सोचा कि अंबेडकर नगर कैसे पड़ा। फिर जब लोगों से बातचीत करी तो ये पता चला कि एक अंबेडकर साहब हुए थे जिन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया था। तो धीरे धीरे अंबेडकर साहब के बारे में जानना शुरू हुआ। जब अंबेडकर साहब के बारे में जानना शुरू हुआ तो फिर ये हुआ कि समानता की बातें करने लगे, अधिकारों की बातें करने लगे, और धीरे धीरे एक जनचेतना लागू हुई, समाज में एक एकता लागू हुई और अंबेडकर नगर प्रसिद्ध हो गए। इस तरीके से कि अब अंबेडकर नगर की तरफ लोग आंख उठा के नहीं देखेंगे, उतनी ताकत उनमें आ गई। ये ताकत बाबा साहब की ताकत है। तो हमको ये करना चाहिएगा कि हर गांव में अंबेडकर नगर बनाना है। इस तरीके का माहौल हमको हर गांव में पैदा करना पड़ेगा। हर हॉस्टल में जाके अगर हर हॉस्टल के रूम में बाबा साहब का फोटो नहीं है, इसका मतलब बाबा साहब का संदेश ही नहीं पहुंचा। अब ये काम कौन कर सकता है? ये काम जिले के जो हमारे धनवान जी है वो थोड़ी कर सकते हैं, अपने जिले के जो अध्यक्ष हैं वो थोड़ी कर सकते हैं ये काम तो आप लोग जो वहाँ गांव में रहते हैं वो ये काम कर सकते हैं। अभी हमारे जो सचिव हैं MC अहिरवार साहब आज यहाँ पर नहीं है, उन्होंने एक अभियान चला रखा है कि बाबा साहब के बारे में वो साहित्य बुलाते हैं, बच्चों को वितरित करते हैं। और मेरा ये कहना है कि बाबा साहब के जीवनी को अगर कोई एक बंदा एक बार पढ़ लेगा तो ये हो ही नहीं सकता कि उसमें जनचेतना नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता कि उसका खून नहीं खोले। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम बाबा साहब का जो साहित्य है वो युवाओं के पास लेके चले जाएं, उनको बताएं कि बेटे आप लोग इसको पढ़िए। अब जो संचालित करता है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहे थे। वो छोटी सी एक किताब है जो भाषण बाबा साहब को लाहौर में देना था और वो दे नहीं पाए थे, और बाद में उनको रोक दिया गया था हिंदू महासभा द्वारा। जब उन्होंने उसको प्रकाशित किया, और अगर उसको हम पढ़ते हैं तो आप ये जानिए कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान बाबा साहब से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तर्क की बात है कि तर्क क्या होता है, वो सब उसमें सिद्ध होता है कि जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है, हमारी सामाजिक व्यवस्था है, वो किस तरह की है। आशय कहने का ये है कि जब तक हम बाबा साहब का जो संदेश है, ज्योतिबा फूले का संदेश है, सावित्रीबाई का संदेश है, टाटा भील का संदेश है, वो जब तक हम वहां तक लोगों के पास लेकर नहीं जाएंगे तो हमारा समाज जागरूक नहीं हो सकता है।
साथियों, बाबा साहब सामाजिक सरोकार की बात नहीं करते थे कि हमारा तो सामाजिक सरोकार भी है। सामाजिक सरोकार ये है कि क्योंकि हम लोगों के पास तो एक हर महीने नौकरी मिलती है, हर महीने तनख्वाह आती है, तनख्वाहें भी अच्छी हो चुकी है, लेकिन हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम ऐसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनकी मदद करें। अभी मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे, विदिशा के गोलिया जी बता रहे थे कि हमको छात्रों के बीच आना चाहिए। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि गोलिया जी छात्रों के बीच में रहते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं। मेरे कई साथी ऐसा काम करते हैं और वो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये काम हमको हर स्थिति में करना चाहिए। अगर हम युवाओं को तैयार करेंगे तो बाबा साहब के विचारों को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। साथियों, सरकार की कई स्कीम्स आती हैं और ये जो ज्ञापन तैयार किया है उसमें हमने लिखा है, विस्तार से लिखा है कि किन किन मुद्दों पर हमको सरकार से बात करनी है। और इसके बारे में मेरा यही कहना है कि अगर हम जागरूक नहीं रहे तो हम हमारा अधिकार नहीं ले सकते। जब योजना बनती है उसी समय हमको जागरूक रहना पड़ेगा। योजना बन जाती है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो उस समय हमको जागरूक रहना पड़ेगा। इसलिए योजनाओं को आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, मेरा कहने का आशय यह है कि जो वर्तमान व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, उसको हम एक दिन में नहीं बदल सकते। जो एक सामाजिक क्रांति की जो विचार हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है, धार्मिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है, राजनीतिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो हमको ये जो परिवर्तन हो रहा है उसको भांपना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है उसको हमको देखना चाहिए। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था साउथ में, तो उनका यही कहना था कि देखिए अब नौकरियों की स्थिति खराब हो रही है। क्या हो रहा है, आउटसोर्स हो रही है सभी नौकरियां, और जो हमारी व्यवस्था है वो आउटसोर्स को हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। अब अगर मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए तो मैं सरकारी भर्ती नहीं करता, फैसला ये होता है कि क्यों नहीं हम 500 लोग एक आउटसोर्स की एजेंसी से ले लेते हैं, और वो एजेंसी किसी को भी हायर कर लेती है। और वो हायर नहीं करती, वो जो बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जिनको सिफारिश कर देते हैं उनको रख लेते हैं, क्योंकि हमारी तो कोई सिफारिश करने वाला है नहीं, तो हमारे लोग उसमें आउटसोर्सिंग में आ ही नहीं पाते हैं। तो हमको इस संघर्ष को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे जो यहाँ नाजी के साथी बैठे हुए हैं, पहले SC/ST स्टूडेंट यूनियन के लोग थे, उनको इसमें आगे आना पड़ेगा। नाजी का उद्देश्य क्या है कि हमारे जैसे युवा लोग जो सरकारी नौकरियों में नहीं है लेकिन सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, आर्थिक विकास करना चाहते हैं, सामाजिक विकास करना चाहते हैं, वो आगे आए और खूब मेहनत करें। उनको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, जो जब हम आंदोलन करते हैं, देखिए जब हम आंदोलन करते हैं तो हमको अलग अलग तरीके हम लोग अपनाते हैं, और प्रजातंत्र में अगर हम एक ज्ञापन भी देते हैं तो उसका भी महत्व होता है, धरना देते हैं उसका महत्व होता है, और हम रैली निकालते हैं उसका महत्व होता है। तो अजाक्स को ये चाहिए, नाजी को ये चाहिए कि ये कार्यक्रम लगातार चलते रहें और इसमें लोगों को हम लोग जोड़ें। मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि बाबा साहब के विचार थे कि जो आदमी तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख होता है। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम पढ़ाई लिखाई करें और तर्क की शक्ति पर बात करें। जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब को पढ़ें, महापुरुषों को पढ़ें और तर्क शक्ति अपनी बढ़ाएं। साथियों, आने वाला समय युवाओं के लिए और मुश्किल होगा, क्योंकि उनको सरकारी नौकरियां कम होगी। इसलिए हमको उनके आर्थिक विकास में भी भूमिका हमको निभानी चाहिए कि वो धीरे धीरे जो बिजनेस मॉडल है उसकी तरफ जाएं। छोटे छोटे जो काम है, स्किल डेवलपमेंट है, उसकी तरफ उनको जाना चाहिए। युवाओं बच्चों का विकास कैसे हो उसकी तरफ जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी रहे। चूँकि मेरे पास अभी महिला बाल विकास विभाग है और कई स्कीम सरकार लागू करती है, तो मैं उदाहरण 2 स्कीम का देके आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमको किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए।
उदाहरण के लिए मेरी एक स्कीम है लाडली लक्ष्मी योजना, सबको जानकारी होगी लाडली लक्ष्मी योजना की। उस योजना में अगर घर में बेटी पैदा होती है तो उसको 1,18,000 रुपए का प्रमाण पत्र मिलता है, और उन सबको मिलता है जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं। अब आप देखिए कि इस प्रदेश में साल में लगभग 8 लाख बेटियां पैदा होती हैं, लेकिन प्रमाण पत्र कितने लोगों को मिलता है? मुश्किल से 3.25 लाख लोगों को मिलता है। लगभग 3-3.5 लाख बेटियां उसमें फ्री छूटती है जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिलता। इसका आशय है कि जो हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं, हमारे समाज की जो बेटियां पैदा होती हैं, वो इसका लाभ नहीं ले पाती। अब ये कर्तव्य किसका बनता है? कर्तव्य हम लोगों का बनता है कि अगर कोई इनकम टैक्स पे नहीं है, अगर उसके घर में बेटी पैदा हो रही है तो लाडली लक्ष्मी में उसको प्रमाण पत्र लेने के लिए आंगनबाड़ी में तत्काल नाम लिखाना चाहिए। सरकार 1,18,000 रुपये का प्रमाण पत्र देती है, उसको पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं उसको, और जब वो 21 साल की हो तो 1 लाख रुपए 1,18,000 रुपये वहां से ले लें। अब एक छोटी सी बात है, अगर हम ये देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारी में बच्ची पैदा होती है, पड़ोस में कोई बेटी पैदा होती है, तो हम उसका लाभ उसको दिलाते हैं। एक छोटी सी स्कीम और है जो अभी मेरा डिपार्टमेंट लॉन्च करेगा, जो सबको ध्यान देने की बात है कि 1 जनवरी 2017 के बाद में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं अपने प्रदेश में, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के बच्चों को छोड़ के सबको सरकार 5,000 रुपए उस बहन को अनुदान देगी। अब आप देखिए कि इस महीने, अब जनवरी से लेके अभी तक लगभग 12 लाख बच्चों का जन्म अपने प्रदेश में हुआ। उसमें निश्चित ही 12 लाख में से 4-4.5 लाख हमारे बच्चे होंगे। अब उनको लाभ दिलाना है। कई गांव में जो हमारे बंधु रहते हैं उनको योजना की जानकारी नहीं होती, उन लोगों के बीच में हमको जाना होगा और उस योजना के लिए उनको तैयार करके उनका रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी में कराना होगा। छोटी सी बात है, 5,000 रुपये हमारी बहन को प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से कई स्कीम्स है, 2 स्कीम का तो मैंने यहाँ उदाहरण आपको दिया है। हमारी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, लोगों को पता नहीं होती। यहाँ जाएंगे कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए कई बच्चे यहाँ पर आते हैं और वो बेचारे यहाँ हॉस्टल के लिए भटकते रहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए भटकते रहते हैं। तो हमको हर स्तर पे उनको मदद करनी चाहिए, और वो मदद तभी हो सकती है जब मेरे अजाज के साथी खुद पढ़े लिखे हैं, खुद को पता हो कि योजनाएं क्या है। ये हमारी सामाजिक सरोकार की बात है। अब चूंकि सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और जो आरक्षण का जो मामला है, पदोन्नति में आरक्षण का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम लोग पूरे दम के साथ वहां पर लड़ रहे हैं। जो वरिष्ठ साथी है, सबको जानकारी है यहाँ पर कि कितनी मेहनत हमारे लोग करते हैं। हमारी टीम के जो सदस्य हैं, अपने पाटिल जी हैं, सूर्यवंशी जी हैं, MC हैं, अहिरवार जी हैं, सब लोग लगे रहते हैं उसके लिए, और पूरा संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उस संघर्ष के पीछे असली दम आप लोगों का है। आज संभाग स्तर पे बैठकें हो रही है और हर संभाग में जोश है। मुझे अभी उज्जैन की खबर लगी कि वहाँ 4-5 हज़ार हमारे साथी उपस्थित हैं, सागर में 5,000 लोग उपस्थित हैं। पूरे प्रदेश में अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि दिसंबर में हमको पिछले साल जून से भी बड़ा एक सम्मेलन करना पड़ेगा, और वो जो सम्मेलन होगा एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, जिसमें हम लोग हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनकी बात करेंगे। अब आप देखिए कि जब मैंने कहा ना कि हम एक जागरूक इंसान की तरह रहना चाहिए, तो हमको जब सरकार में आरक्षण की बात आती है तो सिर्फ जो सरकारी पद हैं उनमें हम आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन आजकल सरकार में ऐसे कई नॉमिनेटेड पद भी होते हैं जहाँ नामांकन सरकार करती है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व तो वहां पर बिल्कुल नहीं होता। जैसे लोक सेवा आयोग, जैसे मानवाधिकार आयोग, कई इस तरह के आयोग है जहां पर हमारे लोग बिल्कुल नहीं है। जिला स्तर पे समितियां हैं, उन पे हमारे लोग नहीं है। तो उन समितियों को हमको छांटना चाहिए, और छांट के जो हमारी अजाज की टीम है
एक उसमें सूची तैयार करें और उसकी भी हम मांग करें कि जो नॉमिनेटेड पद है वहाँ पर भी हमारे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि कहीं तो संवैधानिक पद है। अब लोक सेवा आयोग में अगर हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, क्योंकि हम लोग मांग नहीं करते हैं, उस कारण से वहाँ पर हमारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं। महिला आयोग है, बाल आयोग है, कई समितियां हैं जहां हमारे लोगों को होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो हम उनकी भी हमको मांग करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, सामाजिक सरोकार की मैंने बात की है। ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, जो मजदूरों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी हमको होना चाहिए। जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, हम लोग देखते हैं कि जो हमारे स्वच्छ कर्मचारी साथी हैं नगर पालिकाओं में 3000 में काम करते हैं, 4000 में काम करते हैं, उनके लिए हमने अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। वो हमारे ऐसे साथी हैं जो सबसे कमजोर वर्ग में आते हैं, जिनमें सामाजिक चेतना सबसे कम है, जिसमें सामाजिक व्यसन भी अधिक है, तो उनके लिए भी हमको काम करना चाहिए। और हमको ये प्रण लेना चाहिए कि बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, बाबा साहब के जो विचार हैं, उन पर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और चूँकि आज मुझे सागर में जाना था, 1 महीने पुराना मेरा वादा था कि वहां जाकर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन किसी कारण से, स्वास्थ्य के कारण से मैं नहीं जा पाया, इसलिए आप लोगों के बीच में आने का अवसर यहाँ पर मिल गया है मुझे। तो मैं पूरा सबको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो अजाक्स का जो एक आंदोलन है वो लगातार आगे बढ़ेगा और इसको सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन इसको हमको बनाना है। नाजी है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उसमें बढ़े। और जो हमारा महिला मोर्चा बना है वो खूब मेहनत करें और अगली बार हम कोशिश करें कि एक तरफ आधी महिलाएं हों, आधी पुरुष हों। तो पुनः मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये जो सीजन है अभी फेस्टिवल्स का सीजन है, सबको मेरी ओर से त्योहारों की शुभकामनाएं। धन्यवाद। साथियों, कार्यक्रम अभी और आगे चलेगा।